Hello, in this video we are going to discuss some important news in detail. First one is about use of fossil fuel share in power generation. In US it is 59%, in China it is 65, in India it is 75, in Japan it is 63, in Poland 73 and in Turkey it is 57%. And now the share of coal in power generation, which is highest for India, that is 70, for China it is 59, for Europe 14%, for Asia collectively it is 56% and for North America it is 14%. तो ये रिपोर्ट ये शो कर रही है कि कैसे हम अभी भी पावर जनरेशन के लिए मेनली फॉसिल फ्यूल पे ही डिपेंडेंट है, और इंडिया के लिए फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट होना एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। वो क्यों? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ दी कोल और ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, और इस इंपोर्ट की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। तो ये था पूरा इस न्यूज़ के बारे में। सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ग्रीन क्रेडिट्स के बारे में। ग्रीन क्रेडिट्स है वो सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट है, लेकिन इनका यूज़ अदर इन्वायरमेंटल एक्शंस के लिए होगा, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन एंड सोयल इम्प्रूवमेंट। तो ये ग्रीन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट की तरह ही होंगे, लेकिन इनका यूज़ बस डिफरेंट पर्पस के लिए होगा। अब हम थोड़ा सा ग्रीन क्रेडिट का मैकेनिज्म समझ लेते हैं। लेट्स जस्ट से कि कोई पर्सन ए है। अब पर्सन ए काम करता है सोयल कंजर्वेशन की तरफ। अब सोयल कंजर्वेशन की तरफ उसने काम किया तो उसके अचीवमेंट के लिए उसको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। वो ग्रीन क्रेडिट किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा उसको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन जो ग्रीन क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इस पर्सन के पास क्या आ गए? ग्रीन क्रेडिट्स आ गए। लेट्स जस्ट से कि कोई कंपनी है। अब कंपनीज पे क्या ऑब्लिगेशन होता है कि दे हैव टू स्पेंड ए सम अमाउंट ऑफ देयर अर्निंग एज कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वेल नोन एज CSR। अब उन्हें अपनी CSR फुलफिल करनी है, तो कंपनी क्या कर सकती है? अपनी CSR फुलफिल करने के लिए इस पर्सन से ग्रीन क्रेडिट्स खरीद सकती है और इसको पैसे दे सकती है। तो इसका इन दोनों के लिए कलेक्टिवली फ़ायदा क्या होगा? इस पर्सन को क्या मिल जाएगा? एक तो फंड्स मिल जाएंगे, प्लस इसने जो काम किया है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। तो ये पर्सन के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा कि वो आगे भी काम करता रहे। और कंपनी के लिए क्या होगा? कंपनी ने अपनी आसानी से जो CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो फुलफिल कर दी। तो ये ऐसा कुछ एक थोड़ा मैकेनिज्म रहने वाला है ग्रीन क्रेडिट्स का। तो ये पूरी न्यूज़ थी ग्रीन क्रेडिट्स के बारे में। थर्ड जो हमारी न्यूज़ है वो है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के वो है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो कि NCRB ने रिलीज़ की है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट देयर इज ए 24% राइज इन साइबर क्राइम इन इंडिया, जिसमें से मोस्ट कॉमन है फ्रॉड, एक्सटॉर्शन एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से ही देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 141% इन साइबर क्राइम इन लास्ट 5 ईयर। अब साइबर क्राइम में वुमेन्स के अगेंस्ट साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो फेस कर रही है वो है लाइक चाइल्ड साइबर पोर्नोग्राफी, होस्टिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ सेक्सुअल मटेरियल ऑनलाइन। ये वुमेन के खिलाफ है साइबर क्राइम में। अब साइबर क्राइम में टॉप पे आता है तेलंगाना, उसके बाद में आता है कर्नाटका और उसके बाद में आ रहा है UP। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो वुमेन है उनके अगेंस्ट क्राइम कैसे कैसे हो रहे हैं, लाइक एब्डक्शन, रेप और क्रूएल्टी जैसे क्राइम्स हैं जो वुमेन के खिलाफ देखे गए हैं। अब इकोनॉमिक ऑफेंस है वो भी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11.1% इंक्रीज हो गए हैं। क्राइम अगेंस्ट SC है उसमें भी सर्च देखा गया है 13.1% का। साथ में ही जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट भी क्राइम इंक्रीज हो गए हैं बाय 9.3%। जो करप्शन के केसेज हैं उनमें भी इंक्रीज हुआ है 10.5% का, एंड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट उसमें भी इंक्रीज देखा गया है ओवरऑल 8% का। और जो चिल्ड्रन हैं उनके अगेंस्ट भी जो क्राइम हो रहे हैं उसमें भी इंक्रीज देखा गया है 8.7% का। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि ईच डे ओवर 157 फार्मर्स एंड डेली वेज लेबरर्स एंड देयर लाइफ्स इन इंडिया मेनली ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम, इलनेस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ये भी इंक्रीज हुआ है, जबकि 2021 में ये था 144, जो कि बढ़ के अब
वो 2022 में हो गया है 154। अब ये जो क्राइम है इंडिया में इंक्रीज हुए हैं, या फिर फार्मर्स डेथ सुसाइड कर रहे हैं, डेली वेज लेबरर्स सुसाइड कर रहे हैं, इनके पोटेंशियल रीजंस क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से प्रेशर है जो रिसोर्सेज पे, एम्प्लॉयमेंट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है, और कंपटीशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सेकंड है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की वजह से सोशल टेंशन बढ़ जाती है, विच कैन लीड टू क्राइम्स ड्रिवन बाय डेस्पिरेशन सच एज थेफ्ट, रॉबरी और फ्रॉड। जो थर्ड है वो है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन लीड्स टू ओवर क्राउडिंग, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली। inadequate housing like growth of slum area in Kolkata, Mumbai and Delhi, unemployment, social dislocation which can foster environment conducive to crime। जो नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं वो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन criminal activities। And the last one we can talk about is technological advancement। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ओपन न्यू एवेन्यूज लाइक, यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं डीप फेक फॉर साइबर क्राइम एंड सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो ये 4-5 हम रीज़न बता सकते हैं कि जिसकी वजह से क्राइम रेट है वो इंक्रीज हो रही है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड में व्हाट वी नीड इज एन होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच इन्वॉल्विंग इम्प्रूवमेंट्स इन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एंड सोसाइटल एटीट्यूड्स। तो मतलब ये है कि अगर हमें क्राइम कम करने हैं तो उसके लिए हमें होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जो कि हर चीज़ पे फोकस करे, जिसमें एजुकेशन भी आए, मतलब और लॉ इन्फोर्समेंट को भी हमें इम्प्रूव करना है, प्लस हमें जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है उसको भी इम्प्रूव करना है। तो ये थी पूरी इस न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अबाउट एक्सपल्सन ऑफ महुआ मोइत्रा। अब पहले हम इस न्यूज़ के बारे में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और अदर कोई भी एक्ट है उसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न है जिससे किसी भी एमपी को डिबार किया जा सकता है हाउस से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 105 देयर आर 5 कंडीशन। फर्स्ट वन इज फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड वन इज इफ समवन इज डिक्लेयर्ड of unsound mind by court. Third one is for being an undischarged insolvent. Fifth one if the person loses citizenship. And the last one is कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कोई भी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट से। तो ये 5 कंडीशन तो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें भी कुछ कंडीशंस मेंशन है जिनके बेसिस पे किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज इफ ही और सी हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टन इलेक्शन ऑफेंस और करप्शन प्रैक्टिस इन इलेक्शन। सेकेंड वन इज फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स। इसी के बेसिस पे ही पहले राहुल गांधी को एमपी से डिस्क्वालीफाई किया गया था। देन द थर्ड वन इज अगर वो अपना जो अकाउंट है इलेक्शन एक्सपेंस का वो लॉज करने में फेल हो जाते हैं तो भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर अगर उनका कोई भी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क और सर्विस में तो भी किया जा सकता है। अगर वो कोई भी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट है जिसमें गवर्नमेंट का एटलीस्ट 25% शेयर है तो भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर इफ़ ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयलिटी शो की स्टेट के लिए तो भी, और अगर उन्होंने कोई भी ब्राइवरी ऑफेंस ऑफ ब्राइवरी वगैरह है या फिर आपस में लोगों को भड़का रहे हैं उन्हें लड़ा रहे हैं तो भी उनके लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड लास्ट वन फॉर प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डोवरी एंड सती। इन अगर ये भी कुछ करते हुए पाए जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 के अंदर तो ये 5 कंडीशन मेंशन है और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस मेंशन है। अब जो महुआ मोइत्रा को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो डिस्क्वालीफाई इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने एक तो अपना लॉगिन और पासवर्ड दूसरे पर्सन को दे दिया था, लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट लॉगिन शेयर्ड of parliament login password with other person but Lok Sabha rules does not say it is a violation, they are silent। लेकिन लोकसभा के रूल में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपने अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी को दे दिया है तो वो वॉयलेशन है। लेकिन एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम ए बिजनेसमैन एलिजिबली फॉर आस्किंग क्वेश्चन वाज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ये है दूसरा जो उनके खिलाफ आरोप लगा है, वो ये है कि उन्होंने पैसे लेके क्वेश्चन पूछे थे। ये डेफिनेटली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, लेकिन ये अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है तो प्रिविलेज कमेटी के द्वारा इस चीज़ को इंक्वायर करना चाहिए था और उस प्रिविलेज कमेटी को ही इसके बेसिस पे डिसीजन देना चाहिए था, ना कि एथिक्स कमेटी। अब ये दो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये दो ड्रॉबैक्स बताए जा रहे हैं कि इनको जिसके बेसिस पे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है और हो सकता है कि आगे ये इन्हीं दो ड्रॉबैक्स के चलते हुए अपना जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा हम उसको बाद में आगे देखेंगे। तो ये थी पूरी इस न्यूज़ के बारे में। अब जो लास्ट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स इन दिल्ली। अब ऑल इंडिया लेवल पे जो वुमेन है उनका वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन है वो है 24%, लेकिन दिल्ली में है वो है सिर्फ 8.8%। तो ऐसा क्यों है? इसके अभी 3 रीज़न बताए जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ कंजर्वेटिव रीज़न कि दैट सेवरल well of women have the option of sitting at home. Second one is no jobs are available and third one is a push out factor. push out factor मतलब कि अगर कोई जॉब अवेलेबल है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए तो वो मेल को प्रीफर करते हैं ना कि फीमेल को। ये है ये न्यूज़। अब साथ में यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दिल्ली में वो भी ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमोंग मैन है वो है 4.4%, दिल्ली में है वो 5.1। वुमेन की ऑल ओवर इंडिया में है 3.3% एंड दिल्ली में है वो 6%। अब ये जो चीज़ हमने ऊपर भी देखी थी क्राइम से रिलेटेड वो इस रिपोर्ट को हम वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमोंग मैन एंड वुमेन वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से दिल्ली में क्राइम रेट भी ज़्यादा है। आगे एक रिपोर्ट है जो कि सेम ही चीज़ बताती है कि कैसे दिल्ली में क्राइम साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं और जैसे थेफ्ट के चीटिंग के केसेस भी बढ़ रहे हैं। इनका सीधा का सीधा लिंक हम इस रिपोर्ट से कर सकते हैं कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा वैसे वैसे क्राइम रेट भी बढ़ती है। और क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी भी इतनी ज़्यादा हाई है कि अराउंड 11,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है दिल्ली की जो डेंसिटी है, उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि क्राइम्स को बढ़ावा देती हैं। तो ये थी हमारी इस पूरे वीडियो की डिस्कशन। थैंक यू।